हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 10वां चैप्टर कामचोर। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। तो आंसर हुआ कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये उन बच्चों के लिए कहा गया है जो बहुत आलसी हैं, कुछ भी काम नहीं करते, कामचोर हो गए थे। ऐसा इसलिए कहा गया कि वे काम को हाथ लगाना तो दूर, ये जो बच्चे थे वो उठकर पानी भी नहीं पीते थे। उनका हर काम नौकरों के भरोसे था, स्वयं कोई काम करना नहीं चाहते थे। ये जो बच्चे थे बस खा खा कर मोटे हो रहे थे। तो इस कहानी में इसलिए कहा गया है कि मोटे मोटे किस काम के हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो जो बच्चे थे इतनी अधिक शैतानियाँ की उन्होंने, तो घर की क्या दशा हुई, क्या बुरी दशा हो गई, वो आपको लिखना है। तो आंसर होगा कि जो बच्चे थे यूँ तो कोई काम करना ही नहीं चाहते थे, पर उनको पैसों का लालच था कि काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने काम करने की जगह इतना सामान और काम फैला दिया कि ऐसा लगने लगा जैसे तूफान आ गया था। तो उनके उधम मचाने से घर की निम्नलिखित दशा हुई। क्या दशा हुई घर की? तो घर में धूल और कीचड़ चारों ओर फैल गया। जो झाड़ू थी वो टूट चुकी थी, केवल उसकी सीकें बची थी। और घर के जो बर्तन थे जैसे कि भगोने, बाल्टी, तसले, लोटे, कटोरे, सब इधर उधर फैले हुए थे। और घर में जो भेड़ें थीं, मुर्गियां थीं, वो इधर उधर घूम रही थीं। और दाल, चादर, दुपट्टे, दूध, झाड़ू, सब्जियां, इन सब को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। तो अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। तो या तो मुझे रख लो या बच्चा राज कायम कर लो, यह बात अम्मा ने उस समय कही थी जब बच्चों ने तनख्वाह के लालच में काम करने की ठान ली। तो उनको पैसे मिलने थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, काम करने की ठान ली, मतलब काम करना उन्होंने मंजूर कर लिया। पर उन्होंने काम के नाम पर इतनी अव्यवस्था फैला दी कि ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया था। तो इसका परिणाम यह हुआ कि अम्मा ने कह दिया कि या तो बच्चे काम कर लें या उन्हें काम करने दिया जाए। वे अपने मायके आगरा जाने की धमकी देने लगीं। अब्बा ने उन बच्चों को पुनः किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी दे दी। आपका अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो आंसर होगा कि कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे नहीं होना चाहिए, उनसे भी छोटे मोटे काम कराने चाहिए। तो उन्हें काम तथा श्रम की महत्ता बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि काम करने से, परिश्रम करने से क्या होता है। तो काम में उनकी रुचि पैदा करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो कामचोर, आलसी और माँ बाप के लिए बोझ ना बने। तो जो माँ बाप होते हैं उन्हें बच्चों से काम करवाना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो आंसर होगा कि कहानी के अंत में बच्चों ने काम न करने का जो निर्णय लिया उसे किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा करने से वे कोई काम नहीं सीख पाएंगे, उनमें आलस से, काम चोरी और निकम्मेपन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे में एक दिन माँ बाप, परिवार, समाज और देश पर वो बोझ बन जाएंगे, उन्हें कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तो वो इतने आलसी बन जाएंगे कि कोई काम नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोगों से कौन बात करना पसंद करेगा। फिर है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। तो घर के सामान्य काम हो या अपने निजी काम हो, अपने स्वयं के काम हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना क्यों आवश्यक होता है, क्यों करना चाहिए। तो आंसर होगा कि घर के सामान्य कामकाज हो या अपना निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार किया गया काम सही और सुचारू ढंग से पूरा होता है और घर के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रह जाता। जैसी जिसकी क्षमता है उसको उसी प्रकार का काम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, मनमुटाव नहीं रह जाता कि वह व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, सभी काम कर रहे हैं तो किसी में मनमुटाव नहीं होता। और घर के प्रत्येक व्यक्ति को काम करता देख जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी काम करने की आदत अपने आप ही विकसित हो जाती है। वे काम चोरी का, आलस्यपन की जो प्रवृत्ति है
उससे बच जाते हैं, तो वो काम करते हैं, आलस्यपन जो उनके अंदर है वो नहीं आता है। तो बड़े लोगों को जब काम करता हुआ देखते हैं तो वो भी काम करना चाहते हैं। फिर है व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहता है और घर का जो वातावरण है वो भी सुखद बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, घर के कामों में अपनी जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो आंसर होगा कि भरा पूरा परिवार निम्नलिखित स्थितियों में सुखद बन सकता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं? जब घर का प्रत्येक सदस्य बिना बोझ समझे मन लगाकर काम करे, काम को पूरी तरह निष्ठा और ईमानदारी से करे। यदि उसका काम अन्य सदस्यों से अधिक है तो उसकी तुलना कम काम करने वाले व्यक्ति से बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा कामचोर कहानी के आधार पर यह भी कह सकते हैं कि बच्चों में शुरू से ही काम करने की आदत पैदा करनी चाहिए। तो बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो उनसे छोटे छोटे काम करवाना चाहिए। जैसी उनकी क्षमता है वैसे ही उनसे काम करवाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अचानक जिम्मेदारी डालने से वे काम को सही तरीके से नहीं, अगर हम पे बचपन से काम नहीं करवाते, अचानक उन पे जिम्मेदारी डाल देते हैं काम की, तो वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। उनको शुरू से ही अपने साथ काम पर लगाकर घर को सुखद बनाया जा सकता है। भरा पूरा परिवार दुखद कब बन सकता है? तो जब घर के सदस्य कार्य करने में, काम करने में आनाकानी करें, वे काम से जी चुराएं, प्रलोभन आदि के बल पर काम कराना भी चाहे, तो वे काम को गलत ढंग से करने का प्रयास करते हुए काम को और ख़राब कर दें। तो घर के जब सदस्य जो होते हैं वो काम नहीं करना चाहते तो घर का जो वातावरण है वो दुखद बन जाता है। एक व्यक्ति कहाँ तक काम करेगा, और उनको अगर प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि तुम काम करोगे तो हम तुमको पैसे देंगे, तो वो क्या करते हैं, वो पैसों के लालच में काम को गलत ढंग से करने का प्रयास करते हैं। तो काम जो है वो और ख़राब हो जाता है। तो अपना काम भी ना करते हुए हर काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहने से घर जो है वो दुखद बन जाता है। तो जो बच्चे, उनको काम करना जब नहीं आता, उनको पैसों का लालच दिया जाता है तो वो काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन काम तो करना उनको आता नहीं है, तो वो गलत ढंग से काम करते हैं और भी क्या होता है, काम फैला देते हैं। इससे घर का जो वातावरण है वो दुखद हो जाता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो हमेशा नौकरों पर ही निर्भर रहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार बाहर? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो कामचोर कहानी के आधार पर पता चलता है कि बड़े होते बच्चे माँ बाप के लिए, माँ पिता के लिए काम में सहयोगी बन सकते हैं यदि वे स्वेच्छा से उनके कार्यों में हाथ बटाएं, अपने हिस्से के काम के प्रति उत्तरदायी हो तो काम को पूरी जिम्मेदारी से वो निभाते हैं। तो बड़े होते बच्चे माता पिता पर भार तब हो सकते हैं जब वे प्रत्येक काम के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहें। जो कोई भी काम हो उसके लिए माँ बाप पर, अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो भार स्वरूप होते हैं, बोझ हो जाते हैं माँ बाप के ऊपर। तो कामचोर कहानी में बच्चे हिलकर अपने आप पानी भी नहीं पीते थे। वे प्रत्येक काम के लिए अपने जो नौकर थे उन पर निर्भर थे। वे आलसी और निकम्मे बन गए थे। उनमें बचपन से ही काम करने की जो आदत थी वो नहीं डाली गई थी और वो खा खा कर मोटे हो गए थे और परिवार के लिए क्या बन गए थे, बोझ बन गए थे, भार बन गए थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार? तो कामचोर कहानी जो है वो संयुक्त परिवार की है। संयुक्त परिवार मतलब जहाँ पे दादी दादा चाचा चाची सभी लोग रहते हो वो होता है संयुक्त परिवार। और जहाँ केवल पति पत्नी और बच्चे रहते हों वो होता है एकल परिवार। तो जो कामचोर कहानी है वो संयुक्त परिवार की कहानी है। बच्चों ने जब तनख्वाह के लालच में काम को हाथ लगाया तो उनके द्वारा अव्यवस्थित तरीके से काम किया गया। तो माता पिता के अलावा हज्जन माँ, वानी दीदी, मौसी, बड़ी दीदी, बुकलानी बुआ, चाचा, जो चाचा जी थे वो भी किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। इससे पता लगा कि ये लोग भी परिवार में साथ साथ ही रहते थे। जो संयुक्त परिवार की पहचान है, इस तरह के दोनों परिवारों में क्या होता है, निम्नलिखित अंतर होता है। तो जहाँ पर दादी, दीदी और बुआ, चाचा, बड़ी दीदी सभी लोग रहते हैं वो होता है संयुक्त परिवार। जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं वो होता है संयुक्त परिवार।
तो एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार में बच्चों के साथ उनके माता पिता ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा चाचा चाची, दादा दादी, बुआ मौसी। बुआ की शादी नहीं हुई है तो बुआ भी साथ में रहती हैं, मौसी हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भी साथ में रहते हैं। तो आजकल की व्यस्त दिनचर्या में बच्चों को एकल परिवार में माता पिता का प्यार कम मिल पाता है, जबकि संयुक्त परिवार में घर के अन्य सदस्य यह कमी जो है वो पूरी कर देते हैं। तो आजकल क्या होता है, एकल परिवार होते हैं, माता पिता है वो काम पे चले जाते हैं, बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, तो उनको माता पिता का जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं किसी न किसी की देख रेख में रहते हैं, उनको किसी न किसी का प्यार मिल ही जाता है। तो एकल परिवार में माता पिता के काम पर चले जाने पर बच्चे अकेले रह जाते हैं तथा स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में वो अकेले नहीं रहते, कोई ना कोई उनके साथ रहता है। और एकल परिवार के बच्चों में सामाजिकरण नहीं हो पाता, जबकि संयुक्त परिवार में बच्चे अन्य सदस्यों के बीच इसे सीख जाते हैं। तो समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें वो संयुक्त परिवार में सीख जाते हैं, जबकि एकल परिवार होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं सीखते कि कैसे कोई भी चीज़ है उसको मिल बांट के खाएं, क्योंकि उनके पास जो चीज़ होती है उनकी अपनी होती है, और वो दादा नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ जो हैं उनसे सीख भी नहीं ले पाते और बेहतर अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। तो घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है। जब नौकर काम को निष्ठापूर्वक ना करें तो उसको निकालने की बात सामने आ सकती है कि अब इसको निकाल दें। तो अगर वो काम नहीं करता है, काम चोरी करता है, तो उसको निकालने की नौबत आ सकती है। जब घर में नौकरों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए तो नौकरों को निकालने की बात सामने आ सकती है, और घर की आय में अचानक कमी आ जाए और यह कमी बहुत समय तक बनी रहे तो नौकरों को निकालने की बात सामने आ सकती है। और घर के सभी सदस्य अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करने लगें और बड़ों के काम में हाथ बटाने लगें, तब जो नौकर हैं उनको निकालने की बात आ सकती है। नौकर बार बार छुट्टी पर जाने लगे और वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे, वेतन मांगने लगे ज़्यादा और छुट्टी कर ले बहुत ज़्यादा, घर पे ना आए काम करने के लिए, तब भी नौकर को हटाने की बात आ सकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। तो एक समृद्ध परिवार है, भरा पूरा परिवार है, खूब रुपया पैसा है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं बहुत उद्यमी हैं। तो आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी, उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो आंसर होगा कि मेरे अनुमान से समृद्ध परिवार के बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि समय अभाव के कारण, समय का अभाव था, समय की कमी थी, इस वजह से माता पिता उनका काम स्वयं नहीं कर पाते होंगे और बच्चे जो हैं वो नौकरों के भरोसे छोड़ दिए जाते होंगे, और जो बच्चे हैं उनको श्रम का महत्व नहीं बताया गया होगा, इससे वे शारीरिक श्रम को कमतर समझते रहे। तो बच्चों को नहीं बताया गया होगा कि कोई भी काम करने से क्या होता है, तो शारीरिक श्रम करने से क्या होता है उनको नहीं समझाया गया होगा, क्या फ़ायदे होते हैं, इससे वे शारीरिक श्रम को कमतर समझते रहे, कम समझते रहे। फिर है सोचते हों वो जो बच्चे हैं वो सोचते होंगे कि समृद्ध परिवार में काम करना उनकी शान के खिलाफ होगा, और माता पिता द्वारा बचपन से ही उनमें काम करने की आदत नहीं डाली गई होगी। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं, जैसे उन्हें छोटे मोटे जो काम हैं उनके लिए प्रेरित किया जाए और उनके साथ स्वयं भी काम किया जाए ताकि वे बड़ों को काम करते हुए देखकर प्रेरित हों। जब बड़े काम करेंगे तो छोटे स्वयं ही काम करने लग जाएंगे। उन्हें शारीरिक श्रम की महत्व और स्वास्थ्य, परिवार तथा समाज के लिए यह कितना उपयोगी है इसे हम समझाएंगे। तो उन्हें प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों की जो कहानियाँ हैं, जीवनियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उसके माध्यम से हम बताएंगे कि कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है, काम करना कितना अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इस तरह हम उनको समझा सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उनके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। तो आपको किसी की जीवनी पढ़नी है सफल व्यक्ति की, तो उसको पढ़ने के बाद आपको उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में लिखना है।
तो आप किसी की भी जीवन शैली पढ़ के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं या किसी की भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आप अपने आप करेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। तो उपसर्ग यहाँ पे दिए गए हैं प्र, आ, भर, बध। तो उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द कोई होता है उससे पहले लगाए जाते हैं। तो प्रा शब्द से बनने वाले जो शब्द हैं वो है प्रवचन, प्रवीण, प्रयोग, प्रदीप, प्रभाव, प्रचार, प्रचलन, प्रस्थान आदि। और आ उपसर्ग लगाकर जो शब्द बने हैं वो हैं आगत, आमरण, आजीवन, आदान, आयात। भर लगाकर भरपूर, भरपेट, भरसक, भरपाई। बद लगाकर बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज, बदतर, बदरंग, बदचलन आदि। तो आप कोई भी शब्द बना सकते हैं इस तरह से। तो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।